रात के करीब 2:17 बज रहे थे। दिल्ली की सर्द हवा उस पुरानी 4 मंजिला बिल्डिंग की दीवारों से टकराकर अजीब सी सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। पूरी गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऊपर तीसरी मंजिल के एक फ्लैट की खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। बाकी पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन पिछले कई दिनों से उस बिल्डिंग के लोगों को एक ऐसी चीज परेशान कर रही थी जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। एक अजीब बदबू। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद कोई जानवर मर गया होगा। किसी ने कहा सीवर लाइन खराब होगी। लेकिन धीरे धीरे वह बदबू इतनी खतरनाक हो गई कि तीसरी मंजिल पर रहने वाले लोग रात को अपने दरवाजों के नीचे कपड़े लगाने लगे। बच्चे रोने लगे। लोग सीढ़ियों से ऊपर जाते वक्त सांस रोककर चलने लगे। और सबसे डरावनी बात, उस फ्लैट में रहने वाला आदमी हर दिन बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था। वह रोज सुबह नीचे दुकान से दूध खरीदता, लोगों को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता, कभी कभी तो पड़ोसियों से मौसम की बात भी करता। लेकिन किसी ने भी कई हफ्तों से उस फ्लैट के अंदर रहने वाली लड़की को नहीं देखा था। ना उसकी आवाज, ना उसकी परछाई, ना उसकी हंसी। फिर एक रात नीचे रहने वाली एक बुजुर्ग औरत ने पुलिस को फोन किया। उसने नमस्ते। कांपती आवाज में मैं सिर्फ फ्लैट एक लाइन 304 कही, के बारे में फोन साहब, कर रही हूँ। उस फ्लैट वहाँ के से अंदर बहुत कुछ बदबू आ रही बहुत है गलत हो और कुछ रहा है। दिनों से बिल्कुल लेकिन सन्नाटा है। पुलिस को भी प्लीज नहीं पता यू था हैव टू कि हेल्प मी। उस बंद ही दरवाजे इज के ट्राइंग टू पीछे ब्रेक इन। सिर्फ एक आई हत्या डोंट नो नहीं, व्हाट टू डू। बल्कि हरी प्लीज। इंसानी हैवानियत का ऐसा चेहरा छिपा था जिसे देखकर अनुभवी अफसरों तक की रूह कांप उठी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रहने वाली 26 साल की आर्या मल्होत्रा बाहर से देखने में बिल्कुल एक साधारण लड़की लगती। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली आर्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता एक सरकारी बैंक में क्लर्क थे और माँ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर। छोटी सी फैमिली थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। आर्या बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी। उसे किताबें पढ़ना, डायरी लिखना और पुराने हिंदी गाने सुनना बेहद पसंद था। उसके दोस्तों का कहना था कि आर्या Look at उन her लोगों में से helping थी Priya like जो खुद that. दुखी होने She के always बावजूद does this, सामने वाले doesn't के she? चेहरे पर मुस्कान लाने की She's the कोशिश करते kindest हैं। person I कॉलेज know. में भी वह हमेशा शांत रहने वाली लड़की के तौर पर जानी जाती थी। ना ज्यादा दोस्त, ना पार्टी, ना दिखावा। लेकिन उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी जब उसे दिल्ली की एक डिजिटल मार्केटिंग We are कंपनी में so नौकरी मिली। proud of you, पहली बार Arya. आर्या This अपने is परिवार से wonderful दूर news. अकेले रहने लगी थी। नौकरी अच्छी थी, सैलरी भी ठीक थी और सबसे बड़ी बात, उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी आखिरकार सही दिशा में जा रही है। उसी ऑफिस में उसकी मुलाकात हुई करण सहगल से। करीब 31 साल का करण देखने में बेहद कॉन्फिडेंट और समझदार इंसान लगता था। अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला, हमेशा प्रेस किए हुए कपड़े पहनने वाला और दूसरों की मदद करने वाला। ऑफिस में ज्यादातर लोग उसे पसंद करते थे, खासकर नए लोग, क्योंकि करण बहुत जल्दी लोगों का भरोसा जीत लेता था। शुरुआत में आर्या और कर्ण सिर्फ सहकर्मी थे, फिर धीरे धीरे दोनों साथ लंच करने लगे। Honestly, देर I रात तक usually just eat at ऑफिस my प्रोजेक्ट्स desk, पर but बात होने this is लगी। much better. करण हमेशा I आर्या can की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता। अगर वह उदास होती तो सबसे पहले करण Oh, पूछता क्या हुआ। so अगर that's how वह they बीमार access the पड़ती mainframe. तो करण दवाई Look लेकर closely at उसके this घर data पहुंच point. जाता। कई This is the महीनों तक anomaly we've यही been चलता searching for. रहा और फिर This एक shelf, दिन honestly, I करण don't ने even आर्या use से it at my कहा, desk, but दिल्ली जैसे this is शहर much में better. अकेले रहना I feel आसान नहीं relaxed for the होता। first time कम से today. कम मुझे तो तुम्हारी फिक्र रहती है। शायद Honestly, I यही वो usually पल just था eat at my desk, जहां but से this is much आर्या ने better. करण I पर feel जरूरत relaxed for से the first ज्यादा time भरोसा today. करना शुरू कर I'm दिया। glad you उसे क्या decided to पता join था me. कि जिस इंसान को वह अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित हिस्सा समझ रही है, वही इंसान एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अध्याय बनने वाला था। दिल्ली, एक ऐसा शहर जो दिन में लाखों सपनों की आवाज से गूंजता है, लेकिन रात होते ही इसकी कुछ गलियां अपने अंदर अजीब सा अंधेरा छुपा लेती। पूर्वी दिल्ली का वह पुराना अपार्टमेंट बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। 4 मंजिला बिल्डिंग, नीचे पान की दुकान, सामने टूटती हुई सड़क, दीवारों पर नमी के काले निशान और संकरी सीढ़ियां जिन पर रात के समय हमेशा हल्की सी सीलन की गंध आती रहती। तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 304 में आर्या और करण पिछले करीब 8 महीनों से साथ रह रहे थे। शुरुआत में पड़ोसियों को दोनों बिल्कुल सामान्य कपल लगे। दोनों साथ में बाजार जाते, कभी कभी बालकनी में चाय पीते दिखाई देते, त्योहारों पर नीचे वाले बच्चों को चॉकलेट भी बांटते। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने एक बदलाव नोटिस करना शुरू किया। आर्या कम दिखाई देने लगी। पहले जो लड़की रोज सुबह ऑफिस के लिए निकलती थी, अब कई कई दिनों तक फ्लैट से बाहर नहीं आती थी। रात में कई बार उस फ्लैट से धीमी आवाज में झगड़े सुनाई देते, कभी चीजें गिरने की आवाज, कभी किसी लड़की के रोने जैसी आवाज। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में लोग दूसरों के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देते। फिर
अक्टूबर की शुरुआत में अचानक मौसम बदलने लगा। ठंडी हवाओं के साथ उस बिल्डिंग में एक अजीब सी बदबू फैलनी शुरू हुई। पहले लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वह बदबू और ज्यादा भारी होती जा रही थी। सीढ़ियों में खड़े होना मुश्किल होने लगा। कुछ लोगों ने मकान मालिक से शिकायत भी की, लेकिन करण हर बार एक नया बहाना बना देता। कभी कहता फ्रिज खराब हो गया है, कभी कहता सीवर लाइन जाम है। और सबसे अजीब बात, उस दौरान किसी ने भी आर्या को नहीं देखा, ना बालकनी में, ना सीढ़ियों में, ना बाजार में। जैसे वह लड़की अचानक इस दुनिया से गायब हो चुकी थी और सिर्फ उस बंद फ्लैट की दीवारों में उसकी खामोशी बाकी रह गई थी। शुरुआत में आर्या को लग रहा था कि करण वही इंसान है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। एक ऐसा आदमी जो उसे समझता है, उसकी बातें सुनता है और इस बड़े शहर में उसे अकेला महसूस नहीं होने देता। लेकिन धीरे धीरे करण का असली व्यवहार सामने आने लगा। सबसे पहले उसने आर्या के दोस्तों से दूरी बनवानी शुरू की। अगर आर्या किसी पुराने कॉलेज फ्रेंड से बात करती तो करण का मूड अचानक खराब हो जाता। वह घंटों चुप रहता, देर रात कहता, मैं बस तुम्हारी फिक्र करता हूँ, दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम सोचती हो। शुरुआत में आर्या को यह प्यार लगा, फिर करण ने उसके कपड़ों पर कमेंट करना शुरू, ऑफिस में किससे बात करनी है, किससे नहीं, ये तक तय करने लगा। अगर आर्या देर से घर आती तो करण कई कई घंटे उससे सवाल करता रहता। धीरे धीरे आर्या बदलने लगी। उसने बाहर जाना कम कर दिया, दोस्तों से बात करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता से भी रोज बात करना छोड़ दिया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब करण का गुस्सा बढ़ने लगा। एक रात पड़ोसियों ने पहली बार जोरदार चीख सुनी। फ्लैट नंबर 304 के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई, फिर किसी लड़की के रोने की आवाज। लेकिन कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह करण बिल्कुल सामान्य तरीके से नीचे चाय खरीद रहा था। उसने मुस्कुराकर दुकानदार से कहा, रात को थोड़ा सामान गिर गया था, सॉरी, अगर आवाज आई हो तो। धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ने लगी। कभी देर रात बहस, कभी रोने की आवाज, कभी अचानक सन्नाटा। आर्या ऑफिस भी कम जाने लगी थी। जब उसकी सहेलियां उसे कॉल करती तो वह छोटे जवाब देकर फोन काट देती। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा स्ट्रेस है। करण बहुत केयर करता है, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी नहीं रही थी। उसके अंदर एक अजीब डर महसूस होने लगा था। एक दिन आर्या की सबसे करीबी दोस्त निधि उससे मिलने फ्लैट पर पहुंची। दरवाजा करण ने खोला। उसके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान थी। उसने कहा कि आर्या की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अंदर कमरे में बैठी आर्या को देखकर निधि घबरा गई। उसके हाथ पर नीले निशान थे, आंखें सूजी हुई थीं और वह पहले जैसी बात भी नहीं कर रही थी। जब निधि ने अकेले में पूछा, क्या करण तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है, तो आर्या कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने धीरे से सिर्फ इतना कहा, कभी कभी उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है, लेकिन वो मुझे प्यार करता है। यह वही लाइन थी जो अक्सर मानसिक शोषण झेलने वाले लोग खुद को समझाने के लिए बोलते हैं। लेकिन करण सिर्फ गुस्सैल इंसान नहीं था, उसके अंदर कुछ और भी था, एक अंधेरा। वह बेहद कंट्रोलिंग था। उसके अंदर लोगों को अपने हिसाब से चलाने की खतरनाक आदत थी। अगर कोई उसकी बात ना माने तो वह घंटों मानसिक दबाव बनाता। कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता। कई बार कहता, अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो बहुत बुरा होगा। धीरे धीरे आर्या उस फ्लैट के अंदर कैद जैसी जिंदगी जीने लगी। फिर नवंबर के आखिर में एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन आर्या अचानक बिना बताए अपने माता पिता के घर पहुंच गई। वह बेहद डरी हुई लग रही थी। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? और कई महीनों तक सब कुछ छुपाने वाली आर्या उस रात पहली बार फूट फूट कर रोई। उसने बताया कि करण अब उस पर शक करने लगा है, उसका फोन चेक करता है, रात में दरवाजा लॉक कर देता है, कई बार गुस्से में चीजें फेंकता है। उसके पिता ने तुरंत कहा, उस लड़के के पास वापस मत जाना। लेकिन अगले ही दिन करण वहां पहुंच गया। उसने आर्या के माता पिता से माफी मांगी, रोया, अपने बचपन की परेशानियां बताई, कहा कि वह डिप्रेशन से गुजर रहा है और सबसे बड़ी बात, उसने वादा किया कि वह बदल जाएगा। आर्या फिर उसके साथ लौट गई। उसे क्या पता था कि वह जिस फ्लैट में वापस जा रही है, वही फ्लैट कुछ हफ्तों बाद उसकी जिंदगी की आखिरी जगह बनने वाला था। दिसंबर की वह रात दिल्ली की सबसे ठंडी रातों में से एक थी। बाहर घना कोहरा था, सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। लेकिन फ्लैट नंबर 304 के अंदर उस रात जो होने वाला था, उसने इंसानियत की हर सीमा पार कर दी। करीब रात के 11:40 पर आर्या और करण के बीच फिर से बहस शुरू हुई। कारण वही पुराना था।
आर्या, वह आखिरकार इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से वह चुपचाप नई नौकरी ढूंढ रही थी। उसने अपनी दोस्त निधि से भी बात की थी कि शायद वह जल्द ही अलग घर में शिफ्ट हो जाए। लेकिन करण को किसी तरह इसका पता चल गया था। उस रात करण का गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। पड़ोसियों के मुताबिक फ्लैट के अंदर जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लड़की लगातार रोते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। आर्या बार बार सिर्फ एक बात कह रही थी, मुझे जाने दो करण, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन करण अब सुनने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सनक थी। वह लगातार चिल्ला रहा था, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। फिर अचानक फ्लैट के अंदर कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई और उसके बाद सब शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत। करीब 10 मिनट तक फ्लैट के अंदर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बहस के दौरान करण ने पहले आर्या को धक्का दिया, जिससे उसका सिर दीवार से टकराया। लेकिन जब उसने देखा कि आर्या अभी भी जिंदा है और दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश कर रही है, तब उसने पीछे से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। आर्या लगातार छटपटाती रही। उसने करण के हाथ हटाने की कोशिश की। उसके नाखून करण की त्वचा में धंस गए। कमरे में रखी टेबल गिर गई। दीवार पर लगी फोटो नीचे टूटकर बिखर गई। लेकिन करण नहीं रुका। करीब 4 मिनट तक वह उसका गला दबाता रहा, जब तक आर्या का शरीर पूरी तरह शांत नहीं हो गया, जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गईं। और फिर कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक बची थी। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद कर्ण करीब आधे घंटे तक वहीं फर्श पर बैठा रहा। वह लगातार आर्या के शव को देख रहा था, जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया है। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर का डर हैवानियत में बदलने लगा। करीब रात के 1 बजे करण बाहर निकला। सीसीटीवी फुटेज में वह नीचे मेडिकल स्टोर की तरफ जाता दिखाई दिया। वहां से उसने बड़े प्लास्टिक बैग, सफाई का सामान, ब्लीच और दस्ताने खरीदे। दुकानदार को उसने कहा, घर में बहुत गंदगी हो गई है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह किस गंदगी की बात कर रहा था। उस रात करीब 3 बजे फ्लैट नंबर 304 के अंदर बाथरूम की लाइट जल रही थी और वहीं करण ने इंसानियत का सबसे डरावना चेहरा दिखाया। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार उसने शव को छुपाने के लिए शरीर के टुकड़े करने की कोशिश की। उसने इंटरनेट पर सर्च किया कि बदबू कैसे रोकी जाए, बॉडी कितने दिन में डिकम्पोज होती है और पुलिस से कैसे बचा जा सकता है। सुबह होने तक पूरा फ्लैट ब्लीच की तेज गंध से भर चुका था, लेकिन खून की गंध उसे छुपाना इतना आसान नहीं था। अगले कई दिनों तक कर्ण उसी फ्लैट में आर्या के शव के साथ रहा। वह बाहर जाकर खाना खरीदता, नीचे दुकानदारों से हंसकर बात करता, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता, यहाँ तक कि आर्या के फोन से उसके परिवार को मैसेज भी करता रहा, मैं ठीक हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। लेकिन उस फ्लैट की दीवारों के अंदर धीरे धीरे मौत सड़ने लगी और उसी के साथ फैलने लगी वह बदबू, जिसने कुछ हफ्तों बाद पूरे अपार्टमेंट को दहशत में डाल दिया। हत्या के अगले दिन फ्लैट नंबर 304 के बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। सुबह करीब 8 बजे करण नीचे दूध और ब्रेड खरीदने आया। उसने हमेशा की तरह दुकानदार को हल्की सी मुस्कान दी, यहाँ तक कि जाते जाते मजाक भी किया, दिल्ली की ठंड इस बार जान ले लेगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि मौत तो पिछली रात ही उस आदमी के घर में आ चुकी थी। उधर फ्लैट के अंदर हालत बिल्कुल अलग थी। पूरा कमरा ब्लीच और सड़ते खून की मिलीजुली गंध से भरा हुआ था। कर्ण लगातार सफाई करने की कोशिश कर रहा था। उसने बेडशीट बदली, दीवारें साफ की, फर्श पर बार बार पानी डाला। लेकिन डर इंसान के दिमाग से इतनी आसानी से साफ नहीं होता। पुलिस के मुताबिक कर्ण अगले कई दिनों तक लगभग सोया ही नहीं। वह रात में अचानक बालकनी में खड़ा दिखाई देता, कभी खाली सड़क को घूरता रहता, कभी सिगरेट पर सिगरेट पीता। कई बार पड़ोसियों ने उसे आधी रात को फ्लैट के अंदर तेजी से चलते हुए सुना, जैसे वह किसी चीज से डर रहा हो या शायद अपने ही केसे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह धीरे धीरे एक नई कहानी बनाने लगा। आर्या के फोन से उसने उसके ऑफिस में मैसेज भेजा कि वह कुछ दिनों की छुट्टी ले रही है। परिवार वालों को बताया कि वह मानसिक तनाव में है और किसी से बात नहीं करना चाहती। सोशल मीडिया पर भी कभी कभी एक्टिविटी दिखाई जाती ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन इंसानी शरीर की सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपती नहीं। दिन गुजरते गए और फ्लैट से आने वाली बदबू अब पूरे अपार्टमेंट में फैलने लगी। लोगों ने खिड़कियां बंद करनी शुरू कर दी। कुछ बच्चों ने तीसरी मंजिल पर जाना बंद कर दिया और उसी समय
उस बिल्डिंग के लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि फ्लैट नंबर 304 के अंदर कुछ बेहद डरावना छुपा हुआ है। शुरुआत में किसी ने पुलिस को गंभीरता से कॉल नहीं किया था। दिल्ली जैसे शहर में अजीब बदबू, झगड़े या लोगों का अचानक गायब हो जाना कोई नई बात नहीं थी। लेकिन दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि तीसरी मंजिल पर रहना मुश्किल होने लगा। एक बुजुर्ग महिला जो फ्लैट नंबर 302 में रहती थी, उन्होंने सबसे पहले खुलकर विरोध किया। उनका कहना था कि रात के समय फ्लैट नंबर 304 से कभी-कभी अजीब खटखटाने जैसी आवाजें आती हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। और सबसे डरावनी बात, उन्होंने कई हफ्तों से आर्या को नहीं देखा था। 31 दिसंबर की रात आखिरकार उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया। शुरुआत में मामला सिर्फ बदबू और मिसिंग पर्सन जैसा लग रहा था, लेकिन जब अगले दिन सुबह पुलिस टीम बिल्डिंग पहुंची तो माहौल कुछ अलग ही था। सीढ़ियों में खड़े होते ही तेज सड़ी हुई गंध महसूस हो रही थी। एक कांस्टेबल ने तुरंत कहा, सर, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। पुलिस फ्लैट नंबर 304 के बाहर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। करीब 1 मिनट बाद करण ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, लेकिन वह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने पुलिस से कहा, सर, शायद सीवर की समस्या है, मैं भी परेशान हूँ। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, पुलिस को अंदर से आती ब्लीच की तेज गंध और सड़न की बदबू एक साथ महसूस हुई। कमरे के अंदर जरूरत से ज्यादा सफाई दिखाई दे रही थी। फर्श कई जगह गीला था, खिड़कियां बंद थीं, और सबसे अजीब बात, घर में कहीं भी आर्या का कोई सामान्य मूवमेंट नहीं दिख रहा था। जब पुलिस ने पूछा कि आर्या कहाँ है, तो करण ने तुरंत जवाब दिया, वो अपने दोस्त के पास गई है, थोड़ा स्पेस चाहती थी। लेकिन पुलिस को उसका जवाब बनावटी लगा। फिर एक अधिकारी की नजर किचन के पास पड़े एक बड़े प्लास्टिक कंटेनर पर गई। उसके आसपास मक्खियां मंडरा रही थी और वहीं से बदबू सबसे ज्यादा आ रही थी। जैसे ही पुलिस उस तरफ बढ़ी, करण अचानक घबरा गया। उसने पुलिस को रोकने की कोशिश की और बस यहीं से पूरा मामला एक साधारण शिकायत से बदलकर दिल्ली के सबसे खौफनाक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल गया। जैसे ही पुलिस ने फ्लैट के अंदर गहराई से जांच शुरू की, सबसे पहला शक सीधे करण पर गया। लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मामला जितना सीधा दिख रहा था, अंदर से उतना ही उलझा हुआ था। पुलिस ने सबसे पहले आर्या के फोन रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया और उसके करीबी लोगों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान उन्हें पता चला कि पिछले कुछ महीनों से आर्या मानसिक दबाव में जी रही थी। उसके कई दोस्तों ने बताया कि करण बेहद कंट्रोलिंग इंसान था। अगर आर्या किसी लड़के से बात करती, करण गुस्से में आ जाता। अगर वह अकेले बाहर जाती तो करण लगातार कॉल करता रहता। कुछ दोस्तों ने यहाँ तक कहा कि आर्या कई बार रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन हर बार कर्ण उसे भावनात्मक तरीके से रोक लेता था। इधर पुलिस ने कर्ण के पुराने व्यवहार की भी जांच शुरू की और तभी कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं। कर्ण पहले भी कई लोगों से हिंसक झगड़े कर चुका था। उसके एक पुराने सहकर्मी ने पुलिस को बताया कि करण को गुस्से की गंभीर समस्या थी। छोटी बात पर चीजें तोड़ना, खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, लोगों को मानसिक रूप से कंट्रोल करना, ये सब उसके लिए नया नहीं था। लेकिन कहानी में एक और एंगल भी सामने आया। आर्या के ऑफिस के कुछ लोगों ने बताया कि पिछले दिनों वह किसी नए इंसान से बात कर रही थी। पुलिस ने शक जताया कि शायद करण को इस बात का पता चल गया था और उसके अंदर जलन और पजेसिवनेस खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी। उधर आर्या के परिवार का साफ कहना था, हमारी बेटी उस लड़के से डरने लगी थी। उसकी मां ने पुलिस को बताया कि आर्या कुछ हफ्ते पहले घर आई थी और उसने कहा था कि करण अब पहले जैसा नहीं रहा, वह हर चीज कंट्रोल करना चाहता है। धीरे धीरे पुलिस के सामने एक तस्वीर साफ होने लगी। यह सिर्फ एक साधारण लड़ाई नहीं थी, यह एक ऐसा रिश्ता था जो प्यार से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे मानसिक कैद, डर और खतरनाक जुनून में बदल गया। और उस जुनून का सबसे बड़ा संदिग्ध अब सिर्फ एक इंसान था, करण सहगल। फ्लैट नंबर 304 अब पूरी तरह क्राइम सीन में बदल चुका था। पुलिस की फोरेंसिक टीम हर कोने की तस्वीरें ले रही थी। दीवारों, फर्श, बाथरूम, किचन, यहाँ तक कि ड्रेन पाइप तक की जांच शुरू हो चुकी थी। शुरुआत में करण लगातार यही दावा कर रहा था कि आर्या जिंदा है और वह खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। लेकिन फ्लैट के अंदर मौजूद सबूत कुछ और कहानी बता रहे थे। सबसे पहले पुलिस को बेडरूम की दीवार पर हल्के खून के छींटे मिले।
जिन्हें जल्दबाजी में साफ करने की कोशिश की गई थी। फर्श के किनारों पर भी ऐसे निशान थे जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन फोरेंसिक लाइट में साफ नजर आ रहे थे। फिर पुलिस को बाथरूम के ड्रेन से बाल और खून के छोटे सैंपल मिले और यहीं से मामला और गंभीर हो गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने तुरंत कहा, यहाँ कुछ बड़ा हुआ है। उधर पुलिस ने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। फुटेज में हत्या वाली रात करण कई बार नीचे आता जाता दिखाई दिया। एक क्लिप में वह देर रात बड़े प्लास्टिक बैग और सफाई का सामान लेकर ऊपर जाता दिखाई देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबूत तब मिला जब पुलिस ने करण का लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया। उसके इंटरनेट सर्च इतिहास ने जांच अधिकारियों तक को हिला दिया। उसने सर्च किया था, शव कितने दिनों में सड़ता है, खून के निशान कैसे मिटाएं, बदबू रोकने का तरीका, मर्डर के बाद पुलिस कितने दिन में पकड़ती है। अब शक लगभग यकीन में बदल चुका था। इसी दौरान फोरेंसिक टीम ने किचन के पास रखे उस बड़े प्लास्टिक कंटेनर की जांच शुरू की, जिसके आसपास मक्खियां भिन-भिना रही थी। जैसे ही कंटेनर खोला गया, कमरे में इतनी भयानक बदबू फैली कि 2 कांस्टेबल तुरंत बाहर भाग गए। अंदर जो मिला उसने पूरे पुलिस स्टेशन को सन्न कर दिया। वह इंसानी अवशेष थे और डीएनए रिपोर्ट ने बाद में पुष्टि की, वे अवशेष आर्या मल्होत्रा के थे। उस पल तक जो मामला सिर्फ शक और पूछताछ का था, अब वह आधिकारिक तौर पर एक क्रूर हत्या में बदल चुका था और सारे सबूत धीरे धीरे सिर्फ एक इंसान की तरफ इशारा कर रहे थे, करण सहगल। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे करण के बारे में ऐसी बातें सामने आने लगी जिन्होंने पूरे केस को और ज्यादा डरावना बना दिया। शुरुआत में पुलिस को लगा था कि यह सिर्फ गुस्से में किया गया मर्डर है, लेकिन करण का व्यवहार कुछ और कहानी बता रहा था। पूछताछ के दौरान वह कई बार बिल्कुल शांत हो जाता, जैसे उसे किसी बात का पछतावा ही ना हो। कभी अचानक रोने लगता, कभी हंसने लगता, और सबसे अजीब बात, वह बार बार एक ही लाइन दोहराता, मैं उसे खोना नहीं चाहता था। इसी बीच पुलिस ने करण के पुराने डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की और तभी उन्हें उसके लैपटॉप में कुछ ऐसे फोल्डर मिले जिन्होंने सबको चौंका दिया। उनमें हिंसक साइकोलॉजिकल कंटेंट, डार्क फैंटेसी वीडियो और इंसानी शरीर को लेकर ऑब्सेसिव सर्च मौजूद थे। कई महीनों से कर्ण इंटरनेट पर ऐसे मामलों को पढ़ रहा था जहां लोग हत्या के बाद लंबे समय तक सामान्य जिंदगी जीते रहे। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। आर्या की दोस्त निधि ने पुलिस को एक पुराना वॉइस मैसेज दिया जो आर्या ने हत्या से करीब 2 हफ्ते पहले भेजा था। उस मैसेज में उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा था, अगर मेरे साथ कभी कुछ गलत हो जाए तो सबसे पहले कर्ण को देखना। पूरा जांच दल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, क्योंकि इसका मतलब साफ था। आर्या को पहले से डर था, वह खतरा महसूस कर चुकी थी, लेकिन शायद वह उस रिश्ते से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर पुलिस को करण के फोन से एक और चौंकाने वाली चीज मिली। हत्या के अगले दिन उसने कई प्रॉपर्टी वेबसाइट सर्च की थी, जैसे वह नया घर ढूंढने की तैयारी कर रहा हो। इतना ही नहीं, उसने अपने एक दोस्त को मैसेज भी किया था, शायद मैं जल्दी दिल्ली छोड़ दूं। अब पुलिस को लगने लगा कि करण सिर्फ हत्या छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वह धीरे धीरे सबूत खत्म करके शहर से भागने की तैयारी में था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, हत्या के बाद भी वह कई दिनों तक उसी फ्लैट में आराम से रह रहा था, उसी कमरे में खाना खा रहा था, सो रहा था और हर दिन लोगों से सामान्य इंसान की तरह बात कर रहा था, जैसे उसके अंदर का इंसान बहुत पहले मर चुका था। जांच के दौरान पुलिस ने सिर्फ सबूतों पर ही नहीं, बल्कि करण की मानसिक स्थिति पर भी फोकस करना शुरू किया, क्योंकि यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं था, यह जुनून, कंट्रोल और मानसिक विकृति की कहानी बन चुका था। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट्स के मुताबिक करण उन लोगों में से था जिन्हें रिश्तों में प्यार नहीं, बल्कि मालिकाना हक चाहिए होता है। ऐसे लोग सामने वाले इंसान को एक व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी की तरह देखने लगते हैं। शुरुआत में वे बेहद केयरिंग और समझदार दिखाई देते हैं। धीरे धीरे वे सामने वाले को दुनिया से अलग करना शुरू करते हैं। फिर भावनात्मक दबाव, फिर डर, फिर कंट्रोल और आखिर में हिंसा। आर्या के साथ भी लगभग यही हुआ था। करण उसे खोने से नहीं डर रहा था, असल में वह अपना कंट्रोल खोने से डर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि करण बचपन से ही गुस्से और असुरक्षा की समस्याओं से जूझ रहा था। उसके परिवार में लगातार झगड़े होते थे। कई बार वह खुद को अकेला महसूस करता था, लेकिन समय के साथ उसने अपनी भावनाओं को समझने के बजाय
दूसरों को कंट्रोल करना सीख लिया और यही चीज उसे खतरनाक बनाती चली गई। साइकोलॉजिस्ट्स का कहना था, ऐसे अपराध अचानक नहीं होते, इनके संकेत बहुत पहले से दिखाई देने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें प्यार, गुस्सा या पजेसिवनेस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आर्या ने भी शायद यही गलती की। उसे लगा था कि करण बदल जाएगा, लेकिन कुछ लोग बदलते नहीं। वे सिर्फ अपना असली चेहरा छुपाने में बेहतर होते जाते हैं। करीब 2 हफ्तों की लगातार जांच के बाद पुलिस को आखिरकार वह सबूत मिल गया, जिसने पूरे केस को पूरी तरह मजबूत कर दिया। फोरेंसिक टीम को करण के नाखूनों और हाथों पर पुराने खरोंचों के निशान मिले थे। शुरुआत में उसने दावा किया कि यह सामान्य चोटें हैं, लेकिन डीएनए जांच में पुष्टि हुई कि उन खरोंचों में मिले स्किन पार्टिकल्स आर्या के थे। इसका मतलब साफ था, हत्या से पहले आर्या ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी। उधर पुलिस ने आर्या के फोन का डिलीटेड डेटा भी रिकवर कर लिया। उसमें करण के दर्जनों वॉइस नोट्स और मैसेज थे। कुछ मैसेज बेहद डरावने थे। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं सब खत्म कर दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे बिना जीने की कोशिश मत करना। अब यह मामला सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहे मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न का भी बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब पुलिस ने फ्लैट की पाइपलाइन के अंदर से एक छोटी अंगूठी बरामद की। वह वही अंगूठी थी जो आर्या हमेशा पहना करती। उस पर उसके नाम के शुरुआती अक्षर खुदे हुए थे। उस पल पुलिस को पूरी टाइमलाइन समझ आ गई। हत्या, शव छुपाने की कोशिश, सबूत मिटाना और फिर सामान्य जिंदगी का दिखावा। अब करण के पास बचने का लगभग कोई रास्ता नहीं बचा था। सारे सबूत एक एक करके उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। लगातार पूछताछ, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और डिजिटल सबूतों के दबाव में आखिरकार करण टूटने लगा। शुरुआत में वह हर सवाल से बचने की कोशिश करता रहा। कभी कहता आर्या उसे छोड़कर चली गई, कभी कहता कि वह मानसिक तनाव में था और उसे कुछ याद नहीं। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने डीएनए रिपोर्ट, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री और आर्या के वॉइस मैसेज रखे, तो कमरे में कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई। करण नीचे जमीन की तरफ देखता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा, उस रात वो मुझे छोड़कर जाना चाहती थी। और यहीं से उसकी पूरी कहानी बाहर आने लगी। उसने कबूल किया कि बहस के दौरान उसे लगा कि आर्या हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। को उसके अंदर गुस्सा, डर और पॉजिटिवनेस एक साथ फट पड़े। उसने माना कि जब उसने आर्या का गला दबाया, तब वह सिर्फ उसे रोकना चाहता था। लेकिन कुछ मिनटों बाद सब खत्म हो चुका था। पूछताछ में मौजूद कई अधिकारियों के मुताबिक सबसे डरावना हिस्सा उसका कबूलनामा नहीं था, बल्कि वह तरीका था जिससे वह हत्या के बाद सामान्य बना रहा। उसने माना कि अगले कई दिनों तक वह उसी फ्लैट में रहा। उसने जानबूझकर आर्या के फोन से मैसेज किए ताकि किसी को शक ना हो। उसने बदबू रोकने के लिए ब्लीच और केमिकल्स इस्तेमाल किए। यहाँ तक कि नए घर की तलाश भी शुरू कर दी थी, जैसे वह धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी मिटाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता हो। लेकिन एक चीज वह नहीं मिटा पाया, सच्चाई। और आखिरकार वही सच्चाई फ्लैट नंबर 304 का बंद दरवाजा तोड़कर बाहर आ गई। करण के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसे आधिकारिक तौर पर हत्या, सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जब उसे बिल्डिंग से बाहर लाया गया, तब नीचे भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। लोगों के चेहरों पर गुस्सा और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, हत्यारे को फांसी दो। मीडिया कैमरे लगातार उसकी तरफ घूम रहे थे, लेकिन करण का चेहरा लगभग भावहीन था। उसने सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर उस बिल्डिंग की तरफ देखा जहां कुछ हफ्ते पहले तक वह और आर्या साथ रहते थे। उधर आर्या के माता-पिता पूरी तरह टूट चुके थे। उसकी माँ बार-बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, हमारी बेटी ने उस पर भरोसा किया था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह भरोसे का कत्ल था। और उस दिन दिल्ली पुलिस की गाड़ी में बैठा करण सहगल अब सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए हैवानियत का चेहरा बन चुका था। मामला तेजी से अदालत तक पहुंचा। कोर्ट में पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स, डीएनए सबूत और करण का कबूलनामा पेश किया। अभियोजन पक्ष का कहना था कि यह कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, बल्कि एक खतरनाक मानसिक जुनून और क्रूरता का मामला था। सुनवाई के दौरान कई बार अदालत में सन्नाटा छा जाता, खासकर जब आर्या के आखिरी वॉइस मैसेज चलाए गए। कुछ महीनों बाद अदालत ने कर्ण सहगल को दोषी करार दिया। जज ने अपने फैसले में कहा, जब प्यार, अधिकार और हिंसा में बदल जाए,
तब वह समाज के लिए खतरा बन जाता है। इसके बाद अदालत ने करण को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसी के साथ फ्लैट नंबर 304 की वह खौफनाक कहानी आधिकारिक तौर पर भारत के सबसे डरावने रिलेशनशिप मर्डर केसों में दर्ज हो गई। इस केस के सामने आने के बाद पूरे दिल्ली शहर में दहशत फैल गई। सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस घटना पर चर्चा कर रहे थे। कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर पड़ोसियों ने पहले पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। कुछ लोग रिलेशनशिप में होने वाले मानसिक शोषण पर खुलकर बात करने लगे। टीवी डिबेट्स में साइकोलॉजिस्ट्स और क्राइम एक्सपर्ट्स बुलाए गए। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, क्या आर्या को बचाया जा सकता था? उधर फ्लैट नंबर 304 महीनों तक बंद रहा। लोग कहते हैं कि उस बिल्डिंग के कई किराएदार बाद में वहां से शिफ्ट हो गए, क्योंकि तीसरी मंजिल से गुजरते वक्त उन्हें आज भी अजीब डर महसूस होता था। और आर्या, वह अब सिर्फ एक नाम नहीं रही थी, वह उन हजारों लोगों की दर्दनाक याद बन चुकी थी जो गलत इंसान पर भरोसा करने की कीमत अपनी जिंदगी देकर चुकाते हैं। कई बार सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो शुरुआत में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले दिखाई देते हैं। आर्या की कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाली सच्चाई कि प्यार अगर डर, कंट्रोल और हिंसा में बदलने लगे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है और जिस दिन भरोसा डर में बदल जाए उस दिन इंसान को पीछे मुड़कर जरूर देखना चाहिए। फ्लैट नंबर 304 का दरवाजा अब बंद है, लेकिन उसके पीछे छिपी चीखें शायद कभी पूरी तरह खामोश नहीं हों।